हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर एंड आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा जो 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री सेकंड। ठीक है, इसकी फर्स्ट यूनिट हम लोग डिस्कस कर रहे थे जिसके अंदर हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया था। उसके बाद में बेसिक मेटाबॉलिक पाथवेज देख लिए थे, देन सिक्मिक एसिड पाथवे, एसिटेट पाथवे एंड अमीनो एसिड पाथवे जो है वो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक जो इस यूनिट के अंदर एक हमारे पास बचता है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स के अंदर जो है बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो मतलब ये हमारा टॉपिक है स्टडी ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ बायोजेनेटिक स्टडीज़। तो इसके अंदर एक ट्रेसर टेक्निक करके हमारे पास टॉपिक आता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एंड इसके अंदर हम लोगों से 5 मार्क्स का कंटेंट जो है वो लर्न करना है। तो जितना आपको जो समझ आता है 5 मार्क्स का कंटेंट आपको यहाँ से लर्न करना है एंड 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वही इस टॉपिक में से बहुत बार जो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, तो स्टडी ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ बायोजेनेटिक स्टडीज़। तो बायोजेनेटिक स्टडीज़ क्या होती है? सबसे पहले तो बायोजेनेटिक स्टडीज़ जो है ये कंबाइंड स्टडी होती है बायोलॉजी की एंड जेनेटिक्स की। ठीक है, दोनों की कंबाइंड स्टडी को हम लोग कहते हैं बायोजेनेटिक स्टडी। अब बायोजेनेटिक स्टडीज़ जो है इसके अंदर क्या होता है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो हमारे पास होते हैं, जो हम पिछले सेमेस्टर के अंदर अच्छे से पढ़ के आए। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अंदर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स एंड अमीनो एसिड्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, ये सारी चीज़ें रहती हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के अंदर हमारे पास आ जाते हैं एल्केलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, फ्लेवोनॉइड्स। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो हैं वो लिविंग बींग्स के अंदर मतलब प्लांट्स के अंदर सिंथेसाइज हो रहे हैं, तो उस सिंथेसिस की स्टडी को जो है वो भी बायोजेनेटिक स्टडी के अंदर ही आती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सिंपली बायोजेनेटिक स्टडी। तो बायोजेनेटिक स्टडीज़ के अंदर हम लोग सिंपली प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का सिंथेसिस जो है लिविंग बींग्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर वो देखते हैं। ठीक है, अब बायोजेनेटिक स्टडीज़ का इन्वेस्टिगेशन हम लोग करते हैं तो उसके अंदर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का क्या रोल रहता है वो चीज़ हम लोग को यहाँ पर जो है वो पढ़नी है। ठीक है, तो सबसे पहले बायोजेनेटिक स्टडीज़, बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स की कंबाइंड स्टडी हो गई, इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के सिंथेसिस की स्टडी हो गई लिविंग बींग्स के अंदर। ठीक है, अब रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की हम लोग यहाँ पर बात करें तो उससे पहले हम लोग ये जानते हैं कि आइसोटोप्स जो हैं, आइसोटोप्स क्या होते हैं। तो ये हम लोग केमिस्ट्री के अंदर बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, बट एटॉमिक मास जो है वो उनका डिफरेंट होता है, तो उन्हें हम लोग जो है आइसोटोप्स कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन है, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास में 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर H1, H2, H3 इन तीनों का ही एटॉमिक नंबर सेम है एंड इन तीनों की प्रॉपर्टीज़ भी सेम है, बट इनका जो एटॉमिक मास है इसका 1 है, इसका 2 है एंड इसका 3 है। तो सेम एटॉमिक नंबर है, सेम प्रॉपर्टीज़ है, बट डिफरेंट एटॉमिक मास है, तो उन्हें हम लोग कहते हैं आइसोटोप्स। ऐसे हम कार्बन की बात करें तो इन तीनों का एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है, बट इनका जो एटॉमिक मास है वो इसका 12 है, इसका 13 है, इसका 14 है। तो इस तरीके से ये जो होते हैं सिंपली आइसोटोप्स होते हैं। अब रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या होते हैं? तो ऐसे आइसोटोप्स हम लोगों ने देख लिया कि क्या होते हैं। तो अब ऐसे आइसोटोप्स जो कि अनस्टेबल होते हैं एंड जो रेडिएशंस को एमिट करते हैं। ठीक है, रेडिएशंस, इनके अंदर से रेडिएशंस जो है वो निकलती हैं, तो उन आइसोटोप्स को जो है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कहा जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हमारे पास आ गए H3 हो गया एंड C14 हो गया, ये दोनों ही अनस्टेबल होते हैं, ये दोनों ही रेडिएशंस को एमिट करते हैं, इस वजह से इन्हें हम कहते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। अब आइसोटोप्स जो हैं वो रेडिएशंस को एमिट कर रहे हैं। ठीक है, रेडिएशंस उनमें से निकल रही है, तो इस फिनोमिना को जो है रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। ठीक है, तो आइसोटोप्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, रेडिएशंस को एमिट कर रहे हैं, तो इस फिनोमिना को हम लोग सिंपली कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, अब हमारे पास में बायोसिंथेटिक पाथवेज जो होते हैं उसके अंदर अलग अलग इंटरमीडिएट स्टेप्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, जिन्हें हम अलग अलग साइंटिफिक टेक्निक्स या मेथड्स की मदद से क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब जो बायोजेनेटिक इन्वेस्टिगेशन जो हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, तो इन्हें हम अलग अलग मेथड्स की मदद से जो है परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास टोटल 5 मेथड्स है, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास ट्रेसर टेक्निक ही है एंड क्वेश्चन जो है यहीं से हमारे पास में मोस्ट ऑफ द टाइम्स पूछा जाता है। अगर हमारे पास में सीधे टॉपिक दे दिया तो उसके अंदर हम लोग 5 मेथड्स लिख सकते हैं, नहीं तो जनरली क्या होता है, ट्रेसर टेक्निक ही डायरेक्टली पूछी जाती है, तो हम वहाँ पर ट्रेसर टेक्निक के बारे में ही लिखेंगे। तो पहला मेथड आता है ट्रेसर टेक्निक, दूसरा मेथड आता है ग्राफ्टिंग मेथड, तीसरा आता है एंजाइमेटिक स्टडीज़ एंड फोर्थ आता है यूज़ ऑफ आइसोलेटेड ऑर्गन और टिश्यूज़ एंड फिफ्थ आता है यूज़ ऑफ म्यूटेंट स्ट्रेन्स। ठीक है, तो अब एक एक करके हम लोग यहाँ पर सारे के सारे मेथड्स को पढ़ेंगे एंड यहाँ पर हम लोग को क्या करना है कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जहाँ पर इन्वॉल्व होने हैं वो वाले मेथड्स हम लोग को पढ़ने हैं। तो इन 5 मेथड्स में से सिर्फ और सिर्फ
ट्रेसर टेक्निक जो होती है इसके अंदर क्या होता है, रेडियो आइसोटोप्स जो होते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, वो इन्वॉल्व होते हैं इन्वेस्टिगेशन के अंदर। इस वजह से भी ट्रेसर टेक्निक जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्रेसर टेक्निक की कि इसके अंदर एग्जैक्टली होता क्या है। तो जैसे हमारे पास में कोई भी एक बायोसिंथेटिक पाथवे जो है प्लांट्स के अंदर हो रहा है, जैसे कि अभी हमने पीछे जो है बायोसिंथेटिक पाथवेज, मेटाबॉलिक पाथवेज पढ़े थे, तो कोई भी बायोसिंथेटिक पाथवे प्लांट के अंदर हो रहा है तो अब उसके अंदर क्या होता है, अलग अलग इंटरमीडिएट्स एंड अलग अलग स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ट्रेसर टेक्निक के अंदर हम लोग क्या करते हैं, लेबल्ड कंपाउंड की मदद से क्या करते हैं, अलग अलग इंटरमीडिएट्स एंड स्टेप्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं पाथवे के अंदर। किस तरीके से कि हम क्या करेंगे, इंटरमीडिएट्स एंड स्टेप्स को अलग अलग पॉइंट्स पर ट्रेस करेंगे, ठीक है। ट्रेसर टेक्निक की मदद से हम उन्हें ट्रेस करेंगे एक किसी भी रेट एंड पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, ठीक है। अब इस टेक्निक के अंदर हम सिंपली लेबल कंपाउंड को यूज़ करेंगे। लेबल कंपाउंड को हम लोग जो प्लांट है, प्लांट के अंदर हम लोग लेबल्ड कंपाउंड को इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, जब कंपाउंड जो है इसके अंदर हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे तो थोड़ी देर बाद वो कंपाउंड जो है वो प्लांट का ही एक पार्ट बन जाएगा एंड उसी के अंदर जो है वो मिक्स हो जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद में प्लांट के अंदर जो भी रिएक्शंस हो रही हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म हो रहा है या किसी भी तरह की कोई भी रिएक्शन हो रही है, तो उसके अंदर वो कंपाउंड इन्वॉल्व हो जाता है एंड में हम लोग उस कंपाउंड को बाहर रिमूव करके एंड एनालाइज उसे कर सकते हैं कि जो भी चीज़ हम लोग एनालाइज कर रहे थे वो पर्टिकुलर तरीके से हुई या फिर नहीं हुई, ठीक है। अब जैसे हमारा जो लेबल्ड कंपाउंड होता है या फिर ये कहें कोई भी पर्टिकुलर आइसोटोप हम लोग सेलेक्ट करते हैं, तो उसे हम किस तरीके से सेलेक्ट करते हैं, अगर हमें बायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करनी है तो उसके अंदर हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप लेंगे, कार्बन का या फिर हाइड्रोजन का, ठीक है। अगर हमें मेटाबॉलिक स्टडीज़ करनी है तो हम लोग रेडियो एक्टिव आइसोटोप लेंगे सल्फर का, फॉस्फोरस का, एल्कली या फिर एल्कलीन अर्थ मेटल्स का, ठीक है। प्रोटीन एल्केलॉइड्स या फिर अमीनो एसिड्स की अगर हम लोग को स्टडी करनी है तो उसके अंदर हम लोग एक लेबल्ड नाइट्रोजन एटम जो है वो लेंगे, मतलब नाइट्रोजन एटम का आइसोटोप जो है हम लोग वहाँ पर लेंगे। तो इस तरीके से अलग अलग जो हम क्राइटेरिया होते हैं सेलेक्ट करने के आइसोटोप के, हम लोग किस टेक्निक के अंदर, किस प्रोसेस के अंदर, किस पाथवे के अंदर कौन सा जो है रेडियो एक्टिव आइसोटोप लेंगे, वो भी अलग अलग चीज़ों के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है, ठीक है। अब ट्रेसर टेक्निक के अंदर स्टेप्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, तो सबसे पहला स्टेप होता है प्रिपरेशन ऑफ लेबल्ड कंपाउंड, मतलब लेबल कंपाउंड जो उसे प्रिपेयर करा जाता है। अब वो किस तरीके से प्रिपेयर होता है, हम क्या करते हैं, लेबल कंपाउंड जो है उसे एटमॉस्फेयर के अंदर जो है ग्रो होने देते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हमें पता है कि कार्बन का हमने C14 जो है उसे रेडियो एक्टिव आइसोटोप माना है, वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है। तो एटमॉस्फेयर के अंदर ही हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रो करने देंगे कि वो C14 के अंदर कन्वर्ट हो, मतलब CO2 14 के अंदर कन्वर्ट हो, उसमें से कार्बन को हम लोग निकाल लेंगे एंड देन उसके बाद में क्या हमारे पास में वो लेबल कंपाउंड बन जाएगा। अब जो लेबल कंपाउंड हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, इसे हम लोग रेडियो एक्टिव आइसोटोप की मदद से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, दूसरी तरफ स्टेबल आइसोटोप की मदद से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप को ही लेते हैं लेबल कंपाउंड को प्रिपेयर करने के लिए। एंड कार्बन एंड हाइड्रोजन जो होते हैं इन्हें सबसे ज़्यादा बायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के अंदर यूज़ करा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप हम लोगों ने लेबल कंपाउंड का प्रिपरेशन जो है वो कर लिया। अब दूसरा स्टेप हमारे पास आएगा इंट्रोडक्शन ऑफ लेबल्ड कंपाउंड इनटू द बायोलॉजिकल सिस्टम। बायोलॉजिकल सिस्टम मतलब प्लांट जो है वो, उसके अंदर हम लोग को लेबल कंपाउंड जो है उसे इंट्रोड्यूस करना है। तो अलग अलग तरीके होते हैं हमारे पास में लेबल कंपाउंड को बायोलॉजिकल सिस्टम या फिर प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो सबसे पहला मेथड हमारे पास आता है रूट फीडिंग। रूट फीडिंग के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि रूट्स जो होती है प्लांट की, उसके अंदर डायरेक्टली हम लोग लेबल्ड कंपाउंड को इंट्रोड्यूस कर देंगे, जैसे कि टबैको के अंदर जो है ऐसा करा जाता है। दूसरा आता है स्टेम फीडिंग। स्टेम फीडिंग के अंदर सिंपली वही होगा कि स्टेम जो है, स्टेम उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि लेबल कंपाउंड को इंट्रोड्यूस करेंगे। देन आता है डायरेक्ट इंजेक्शन। डायरेक्ट इंजेक्शन के अंदर क्या होगा कि ऐसे प्लांट्स जिसके अंदर होलो स्टेम जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है, उसके अंदर हम लोग जो है इंजेक्शन की मदद से क्या करेंगे, लेबल कंपाउंड को इंट्रोड्यूस कर देंगे। अब नेक्स्ट तरीका हमारे पास होता है इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन जो तरीका होता है इसे हम लोग उन प्लांट्स के अंदर यूज़ करते हैं जिसकी रूट्स जो है वो सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर होती है, ठीक है, तो उनके अंदर हम जनरली इनफिल्ट्रेशन मेथड को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है स्प्रे टेक्निक। तो स्प्रे टेक्निक के अंदर जैसे स्प्रे हमारा परफ्यूम उसे हम लोग स्प्रे करते हैं, तो उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा लेबल कंपाउंड है उसे हम लीव्स जो होती हैं लीव्स के ऊपर स्प्रे कर देंगे, ठीक है, उसकी मदद से जो है वो उसके अंदर एंटर कर जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने लेबल कंपाउंड
कंपाउंड को इंट्रोड्यूस कर दिया बायोलॉजिकल सिस्टम या फिर प्लांट के अंदर, ठीक है। अब उसके बाद में धीरे धीरे करके क्या होगा, जैसे ही लेबल कंपाउंड प्लांट के अंदर गया तो धीरे धीरे वो क्या होगा, उसका ही पार्ट बन जाएगा एंड उसके अंदर जो भी रिएक्शंस हो रही हैं, जो भी पाथवेज हो रहे हैं, उसका जो है वो पार्ट लेबल कंपाउंड बन जाएगा। तो अब लेबल्ड कंपाउंड जो है वो प्लांट का पार्ट बन गया। इसके बाद में हम लोग जब कंप्लीट वो उसके प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा तो कुछ टाइम बाद हम उसे सेपरेट कर लेंगे एंड आइसोलेट कर लेंगे प्लांट के अंदर से, ठीक है। तो अब सेपरेट करने के लिए एंड आइसोलेट करने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड्स होते हैं। जैसे सॉफ्ट एंड फ्रेश टिश्यू है हमारे पास प्लांट का, तो वहाँ पर हम लोग इन्फ्यूजन या फिर मैसरेशन मेथड को यूज़ करते हैं। अगर हार्ड टिश्यू है प्लांट का तो उसके अंदर हम लोग डिकॉक्शन या फिर हॉट पर्कोलेशन मेथड को यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास में कोई एक अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है तो उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो मेथड यूज़ करेंगे वो होगा मैसिरेशन विद एडजस्टमेंट। तो इस तरीके से अलग अलग तरीक़ों से हम लोग क्या करेंगे कि लेबल कंपाउंड को प्लांट में से सेपरेट कर लेंगे एंड आइसोलेट कर लेंगे, ठीक है। अब लास्ट स्टेप हमारे पास आता है डिटेक्शन ऑफ नेचर ऑफ मेटाबोलाइट्स। तो मेटाबोलाइट जो हैं, जो हमारे पास में लेबल कंपाउंड के साथ में जुड़ के हमारे पास आ गए, उसका नेचर क्या है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर डिटेक्ट करेंगे। तो अब जो आइसोटोप सबसे पहले हमने यूज़ करा है लेबल कंपाउंड प्रिपेयर करने के लिए, तो उस आइसोटोप के नेचर के बेसिस पर हमारे पास अलग अलग टेक्निक्स होती है जिसकी मदद से हम लोग केमिकल नेचर जो होता है इंटरमीडिएट या फिर फाइनल प्रोडक्ट का, उसे डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास में गीगर मुलर काउंटर मेथड आ जाता है, लिक्विड सेंटिलेशन काउंटर आ जाता है, गैस आयनाइजेशन चैम्बर को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी को यूज़ कर सकते हैं, NMR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को यूज़ कर सकते हैं, मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से अलग अलग टेक्निक्स को हम लोग यूज़ करते हैं जिसकी मदद से हम लोग मेटाबोलाइट्स जो हमारे पास में इंटरमीडिएट्स या फिर जो फाइनल प्रोडक्ट हमें आइसोटोप के साथ में लेबल कंपाउंड के साथ में मिले उसे डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग मेथड्स जो हमारे पास में रहते हैं। तो सिंपली ट्रेसर टेक्निक जो है ये 4 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होती है। सबसे पहले हम लेबल कंपाउंड को प्रिपेयर करते हैं, फिर उस लेबल कंपाउंड को हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम मतलब प्लांट के अंदर अलग अलग तरीक़ों से। अब जब क्या होता है लेबल कंपाउंड प्लांट के प्रोसेसेस का पार्ट बन जाता है तो कुछ टाइम बाद हम लोग उसे सेपरेट करते हैं, आइसोलेट करते हैं, ठीक है। अब लेबल कंपाउंड के साथ में हमारे पास में क्या है, मेटाबोलाइट्स जो हैं वो भी उसके साथ जुड़ करके बाहर निकल जाते हैं। लास्ट में हम लोग डिटेक्ट करते हैं कि मेटाबोलाइट्स जो उसका नेचर क्या रहेगा, ठीक है। तो अब बेसिक स्टेप्स क्या इन्वॉल्व होते हैं ट्रेसर टेक्निक के अंदर, वो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। अब ट्रेसर टेक्निक के लिए अलग अलग जो मेथड्स हमारे पास होते हैं उनके सिंपली नाम ही हम लोग को यहाँ पर देखना है। बाकी मेन हम लोग को ये 4 स्टेप्स याद रखना है, ये अच्छे से एग्जाम के अंदर लिख के आना है, ठीक है। तो अलग अलग मेथड्स जो होते हैं ट्रेसर टेक्निक के लिए वो है प्रिकर्सर प्रोडक्ट सीक्वेंस, डबल एंड मल्टीपल लेबलिंग, कॉम्पिटिटिव फीडिंग, आइसोटोप इनकॉर्पोरेशन एंड सिक्वेंशियल एनालिसिस, ठीक है। अलग अलग मेथड्स है ट्रेसर टेक्निक के लिए। अब सेकंड मेथड जो हमारे पास आएगा वो आ जाएगा ग्राफ्टिंग मेथड, ठीक है। तो ग्राफ्टिंग मेथड क्या होता है, बहुत ही ब्रीफ के अंदर हम लोग को ये चारों मेथड्स को पढ़ना है। बाकी मेन जो है मैंने पहले बताया था कि ट्रेसर टेक्निक जो है वो हमारे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही हमको डिटेल के अंदर पढ़ना था। इनको बहुत ही ब्रीफ के अंदर हम लोग यहाँ पर जो है डिस्कस करेंगे। तो अब ग्राफ्टिंग का क्या मतलब होता है, ग्राफ्टिंग का मतलब हम लोग बहुत पहले से ही पढ़ते हैं। जैसे क्या होता है, एक प्लांट हम लोगों ने उगा हुआ ही छोड़ दिया, ठीक है, एंड उसको यहाँ से कट कर दिया, इसका ऊपर का पार्ट हटा दिया। देन दूसरा हम लोग दूसरे प्लांट का ऊपर का पार्ट लेके आएंगे, उसको इसके साथ में जोड़ देते हैं, तो इसे हम लोग सिंपली क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो जो ये ग्राफ्टिंग मैथड होता है जिसके अंदर हमारे पास ग्राफ्टिंग प्लांट्स बनते हैं, तो ये जो प्लांट्स होते हैं इन्हें यूजुअली हम लोग यूज़ करते हैं जिससे कि मेन साइट क्या है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट फॉर्मेशन की, उसे हम लोग पता कर सके। इसके लिए जो है ग्राफ्टेड प्लांट्स को यूज़ करा जाता है। एंड ग्राफ्टेड प्लांट्स को मेनली बायोसिंथेसिस ऑफ एल्केलॉइड्स जो है उसकी स्टडी करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग एग्जांपल देखते हैं, टमाटो सीएंस जो होते हैं उसे दतूरा के ऊपर हम लोग ग्राफ्ट करते हैं जिससे कि एल्केलॉइड्स का एक्यूमुलेशन जो है वो हम लोग देख सकें। दूसरी तरफ अगर हम दतूरा जो है उसको टमाटो के ऊपर ग्राफ्ट करेंगे तो उससे क्या होगा, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी हमें एल्केलॉइड्स की मिलेगी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि मेन साइट जो होती है एल्केलॉइड्स की सिंथेसिस की वो दतूरा की रूट होती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम लोग के पास ग्राफ्टिंग मेथड जो है रहता है। ग्राफ्टिंग क्या होता है वो सिंपली हम लोग उसकी डेफिनेशन लिख देंगे, देन उसके बाद में ग्राफ्टेड प्लांट्स जो हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग इनको यूज़ करते हैं जिससे कि हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है उसके मेन साइट का पता लगा सकें। तो हम दोनों को, जैसे पहले एक प्लांट है, ठीक है, इसे हमने मान लिया ए, इसे हमने मान लिया बी। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ए प्लांट को नीचे रख लेंगे, इसको कट करके इसके ऊपर के पार्ट को हटा देंगे, बी प्लांट के ऊपर के पार्ट को यहाँ पर जोड़ेंगे, ठीक है। दूसरी तरफ हम लोग क्या करेंगे कि बी प्लांट को इधर नीचे ही रहने देंगे, ए प्लांट के एक पार्ट को ला करके यहाँ पर जोड़ देंगे। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि
हमारे पास में जो मेन मेटाबोलाइट है वो कौन सी जगह पर सिंथेसाइज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में आती है एंजाइमेटिक स्टडीज़। तो एंजाइमेटिक स्टडीज़ के अंदर क्या होता है कि बहुत सारी हमारे पास में मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो है वो एंजाइम की मदद से कैटलाइज होती हैं, ये हम लोग को पता है। ठीक है, अब कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होती है प्लांट्स के अंदर वो हमारे पास हेल्पफुल रहती हैं, जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं कि बायोसिंथेटिक पाथवेज जो है, अलग अलग पाथवेज, उनका इन्वेस्टिगेशन जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, अब एंजाइम्स जो होते हैं इन्हें आइसोलेट हम लोग कर सकते हैं। आइसोलेट करने के बाद में हम उनकी स्टडी जो है अच्छे से डिटेल के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली एंजाइमेटिक स्टडीज़ के अंदर क्या होगा कि एंजाइम्स जो है वो अलग अलग मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एंजाइम को आइसोलेट कर लेंगे, देन उसकी अच्छे से स्टडी करेंगे एंड उसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे कि बायोसिंथेटिक पाथवेज को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट मेथड हमारे पास आएगा यूज़ ऑफ आइसोलेटेड ऑर्गन या फिर टिश्यूज़। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि पार्ट के अलग अलग प्लांट्स जो होते हैं, जैसे कि उसके रूट्स हो गए, उसके स्टेम्स हो गए, उनको हम लोग यूज़ करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेम को कट कर लेंगे। ठीक है, अब जो आइसोलेटेड स्टेम है हमारे पास में, उसे हम लोग न्यूट्रिएंट मीडियम के ऊपर, न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर एसेप्टिकली जो है ग्रो करेंगे। ठीक है, एंड देन उसके बाद में हम उसे यूज़ करेंगे, जिसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं कि पाथवेज जो हैं उन्हें हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनका इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि प्लांट जो है उनके अलग अलग पार्ट्स के ऊपर ही तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम लोग कोई भी एक पार्ट को कट कर लेंगे, जिसे हम लोग आइसोलेटेड ऑर्गन या फिर टिश्यू बोलेंगे। ठीक है, देन उसके बाद में उसे कट करने के बाद में हम न्यूट्रिएंट मीडियम के ऊपर एसेप्टिकली ग्रो करेंगे एंड देन उसके बाद में हम उसकी मदद से जो है इन्वेस्टिगेशन जो हमारी है उसे कर सकते हैं। ठीक है, प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक जो होती है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, इसका बहुत ही अच्छा पोटेंशियल है ये बायोसिंथेटिक पाथवेज के इन्वेस्टिगेशन के अंदर। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जो हमें मटेरियल मिल रहा है, जैसे हम लोगों ने एक पत्ती को कट करके यहाँ पर एसेप्टिकली ग्रो करा है, तो उससे जो हमें मटेरियल मिलता है वो बहुत ही यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, एंड सारे के सारे टाइम पर ही हमारे पास में अवेलेबल रहता है। ना हमारे पास में एग्जाम्पल आ गए, जैसे धतूरा एंड निकोटीन हो गए, इसके लीव्स एंड रूट्स जो है उन्हें हम स्टडी के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, देन पेटल डिस्क जो होती है रोज़ ऑयल की, उन्हें भी हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, लास्ट मेथड हमारे पास में आएगा यूज़ ऑफ म्यूटेंट स्ट्रेन्स। तो म्यूटेंट स्ट्रेन्स जो है इनकी मदद से भी हम बायोसिंथेटिक स्टडीज़ जो है वो कर सकते हैं, मतलब बायोसिंथेटिक पाथवेज को स्टडी कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। अब म्यूटेंट स्ट्रेन्स जो होते हैं ना, हम प्रोड्यूस किस तरीके से करते हैं, तो इन्हें हम अलग अलग तरीक़ों से, फिजिकल मैथड जैसे कि रेडिएशन की मदद से या फिर केमिकल मैथड्स की मदद से जो है म्यूटेंट स्ट्रेन्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जो जिब्रेला है, इसके जो म्यूटेंट स्ट्रेन होते हैं उन्हें हम यूज़ करते हैं आइसोप्रिनॉइड कंपाउंड के सिंथेसिस के लिए। उसी तरीके से जैसे लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस है, ठीक है, इसके स्ट्रेन्स जो होते हैं इसे मेवेलोनिक एसिड पाथवे के अंदर यूज़ करते हैं हम लोग आइसोप्रिनॉइड बायोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपली हमारे पास में हो गए टोटल 5 मैथड्स। तो यहाँ पर हमें आज जो टॉपिक डिस्कस करना था, स्टडी ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ बायोजेनेटिक स्टडीज़, वो कंप्लीट होता है। सबसे मेन यहाँ पर हमारे पास में ट्रेसर टेक्निक रहेगी, उसके अलावा रेडियो एक्टिव आइसोटोप की डेफिनेशन हम लोग को पता होनी चाहिए। बस इतना ही जो है इस टॉपिक में से इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए रहता है। एंड यहाँ जो हम लोगों ने डिस्कस करा है, जो यूनिट फर्स्ट है कोग्नोसी सेकंड के, इसके नोट्स जो है वो ऑलरेडी वेबसाइट पर अपलोडेड है, तो वो चीज़ आप जाकर के चेक कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। एंड अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप नेक्स्ट वीडियो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।